बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि हम्प डे, क्या आपको पता है कि वेंसडे को हम्प डे कहा जाता है? जैसे कि ऊंट होता है तो उसकी बॉडी ऐसे जाती है, फिर एक हम्प आता है और फिर वो स्टेबल हो जाता है, राइट, सीधा हो जाता है। सो हम्प डे होता है वो वाला दिन जब बंदा कहता है यार अभी भी 2 दिन रहते हैं वर्किंग वीक के, और कुछ लोग एक्साइटेड भी होते हैं कि उफ शुक्र है 2 दिन निकल गए, आज तीसरा दिन भी निकल जाएगा, फिर 2 दिन सिर्फ बाकी रह जाएंगे। सो डिपेंड करता है कि आप हम्प डे को कैसे लेते हैं। तो आज क्योंकि वेंसडे है तो मैंने सोचा कि ये भी एक छोटा सा फनी सा फैक्ट आपके साथ शेयर करूं कि अक्सर लोग वेंसडे को या बुध को हम्प डे भी कहते हैं, वर्किंग लोग अक्सर। सो आज मैंने आपसे बात करनी है एक्सरसाइज की। मैंने अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन जो है वो वापस रीस्टार्ट की है, और इस वजह से की क्योंकि मैं एक बड़े मेजर मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। मेजर से मुराद ये नहीं कि वो जानलेवा था, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं थी कि या उसकी वजह से कोई डेथ या कोई वो हो सकती है, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक बड़ा तकलीफ़ दे मेडिकल प्रॉब्लम था, और वो ये था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत शदीद प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले काम के दौरान ही भागते हुए हील में जा रही थी। मेरी अपनी गलती है, इसलिए मैं क्यों किसी को कुछ कहूँ। ऊंची एड़ी में भागती हुई आ रही थी, पाँव स्लिप हुआ और ठा करके ज़मीन पे गिरी और कमर पे चोट लगी। उस वक्त तो बहुत बुरा हाल हुआ, बाकायदा इतनी तकलीफ थी कि मॉर्फिन देनी पड़ी, ये वो। ऑपरेशन तो ऑब्वियसली रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है। खैर वो वाला मामला हुआ। अच्छा, इस इशू के होने से पहले मैं हर रोज़ सुबह के वक्त आप लोगों के साथ शेयर भी करती थी कि मैं मॉर्निंग वॉक या सुबह उन दिनों में मैं मॉर्निंग वॉक करती थी, अपने डॉग्स को सबको वॉक पे लेके जाती थी। 4 डॉग्स, ईच डॉग को अलग-अलग 15-15 मिनट की सुबह वॉक कराई, और फिर शाम को भी या मैं ले जाती थी या बच्चे ले जाते थे, लेकिन डेली की 1 घंटा मैं वॉक करती थी, और उसके बाद वापस आके घर थोड़ी सी योगा टाइप एक्सरसाइजेस करके, स्ट्रेचिंग वगैरह करके मैं दिन का आगाज़ करती थी। सुबह 6 बजे वॉक पे निकली, 7 बजे घर आई, मतलब 10-15 मिनट की, 20 मिनट की अपनी फ्लोर एक्सरसाइजेस की, थोड़ी देर बॉडी को सेटल डाउन होने का मौका दिया, अपने प्रोग्राम वगैरह की स्क्रिप्ट वगैरह को देखा, नहाई धोई, तैयार हुई, प्रोग्राम पे आ गई। ये मेरी रूटीन थी। कमर टूटी, बैक का इशू हुआ। अच्छा, अब डॉक्टर ने कहा कि आप फिजियोथेरेपी ज़रूर कराएं, और अगर आप सच पूछे तो गलती भी उसमें इस केस में भी मेरी ही है कि आगे क्या हुआ। मैंने वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह जो है बिल्कुल ऑब्वियसली छोड़ दी, क्योंकि चला नहीं जाता था, उठने बैठने में तकलीफ थी, तो एक्सरसाइज कहाँ से होती। एक्सरसाइज छुट्टी चली गई और फिजियोथेरेपी मैंने कराई नहीं। मेरी मिस्टेक, मेरी फॉल्ट। मैं ही इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप लोगों को कहती हूँ, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो, फिजियोथेरेपी ज़रूर, हम फिजियोथेरेपिस्ट को प्रोग्राम पे बुलाते हैं, बल्कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में भी हम बुलाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स फिजियोथेरेपी के बाद अगला स्टेप जिस पे डॉक्टर ने लेके जाना था वो ये था कि उन्होंने उसके बाद मुझे वापस अपनी एक्सरसाइज की तरफ लाना था। मैंने भी डॉक्टर पे जाना छोड़ दिया। कमर की तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गई, तकलीफ़ थी लेकिन सेटल नहीं होती थी। मैं कहती थी ठीक है, कौन बार बार डॉक्टरों पे जाए, कौन बार बार फिजियोथेरेपी कराए। वक्त गुजरता गया, 2 साल गुजरे, और फिर कोई 6 महीने पहले ऐसी सवियर बैक में पेन शुरू हुई, क्योंकि मुझे खांसी हुई, नमोनिया हुआ। नमोनिया की वजह से खांसियाँ बहुत मारती थी, तो वो खांस के बैक को झटके लग के वो कमर का इशू इंस्टेड के फिर निकले, वो और बिगड़ के निकला। फिर बैक में इतने लंबे मतलब लिटरली इतनी लंबी सुइयों वाले इंजेक्शंस, इतनी लंबी सुइयों के पूरी बैक के अंदर इंजेक्शन लगते थे। एक दफ़ा 4 लगे, एक दफ़ा 2, और एक दफ़ा 2 लगे, लेकिन उनको क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी इंजेक्ट करने की, तो वो बार बार इतनी लंबी सुई। उस सेकंड प्रोसीजर के बाद व्यूअर्स मैंने कान पकड़ लिया और मैंने डॉक्टर के पास फिर गई और मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं क्या करूं। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको क्या कहूं, मैंने तो आपको कहा था कि आप फिजियोथेरेपी करें, फिजियो से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा जी मैंने फिजियो नहीं की। डॉक्टर बिल्कुल चुप हो गए कोई 2 मिनट के लिए, और आपको पता है डॉक्टर्स का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, चुप हो गए 2 मिनट के लिए। फिर डॉक्टर आसिफ ने मुझे ये कहा कि जुगन, डू यू रियलाइज़ कि ये इस तकलीफ से जो अब आप गुजर रही है ना, ये टोटली आपकी अपनी मिस्टेक है, टोटली आपकी अपनी मिस्टेक है। ये पुराने ज़माने की सोच है कि अगर आपको कोई
चोट लग जाए रीढ़ की हड्डी की या जिस्मानी तौर पे अगर टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, तो बस अब आपने बिस्तरे में लेटे रहना है जब तक वो मसला नहीं हल होता। ये पुराने ज़माने की बात है और ये गलत बात है और इसकी वजह से लोगों की हीलिंग भी ठीक नहीं होती थी। जब हड्डी जुड़ रही होती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जिस्म की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है, वरना जिस्म जकड़ जाता है और जब वो जकड़ जाता है और वो फंस जाता है तो फिर जो चोट से तकलीफ होती है उससे 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ होती है ज़िंदगी की नॉर्मल चीज़ें करने में। अब अल्लाह का बहुत करम है, पिछले 1.5-2 महीने से जब मुझे डॉक्टर ने फाइनली ये बात, डॉक्टर आसिफ ने और उनकी मिसेस डॉक्टर मारुख भी वहाँ पे बैठी थी, फिर मैंने डॉक्टर कामरान भट्ट को आयरलैंड में फ़ोन किया जो ऑर्थोपीडिक के डॉक्टर हैं, उनको भी मैंने फिर फ़ोन किया। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर आसिफ ने ये रेकमेंड किया है, आप क्या कहेंगे, सेकंड ओपिनियन। उन्होंने कहा बिल्कुल, कहते मैंने भी आपको यही कहा था जब आपके साथ ये हुआ था कि फिजियो एंड देन एक्सरसाइज की तरफ वापस जाना है, आपने तो बच्चे बॉदर ही नहीं किया। लो जी, मैं तो बहुत परेशान हुई। और मैं सच बताऊं आपको व्यूअर्स, तो पहले 10 दिन मैंने किस तरह एक्सरसाइज की है, मेरे आंसू निकल रहे होते थे। और बेसिक चीज़ें 5 मिनट वॉक के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते थे कि हल्ला मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, बार बार जैसे कुछ चुभ रहा होता है। खैर धक्का दे के अब माशाल्लाह 1.5 महीना हो गया व्यूअर्स, हर रोज़ सुबह आई वेक अप एट फजर, आई से माई प्रेयर्स एंड देन आई एक्सरसाइज। और आज मैं बच्चों के साथ छलांगे भी मार रही हूँ, उनके साथ पार्क भी जाती हूँ, स्विमिंग भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। तो आज बेसिकली ये बात आपसे करना चाह रही हूँ कि व्यूअर्स, मूवमेंट को, हिलने जुलने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें। एक बड़ी प्यारी बात मुझे उस्मान पीरज़ादा पीरू चाचा की अम्मी ने, उनको भी मैं अम्मी या दादो बुलाया करती थी प्यार से, क्योंकि ऑब्वियसली उस्मान पीरज़ादा मेरे अब्बू के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे। अब्बू तो कब के पास्ट ऑन, बट पीरू चाचा के साथ बहुत मेरा प्यार है। तो उनके साथ एक मैं ड्रामा शूट कर रही थी, उनके घर में जाया करती थी, उस वक्त उनकी अम्मी हयात थी, बहुत ही प्यारी इंसान। मैं जब भी उनको जाके मिलती थी ना, तो एक दफ़ा मैं उनको गई मिलने के लिए, तो मैंने कहा हाय अम्मी में बहुत दर्द हो रही है टांगों में, और मैं ना बस मैं पता नहीं क्यों मैं इतनी भाग दौड़ करती हूँ, मैं अब रेस्ट किया करूँगी आपकी तरह, ये वो। उन्होंने मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा बेटा कभी बिस्तरे में मत पड़ना, क्योंकि जब इंसान बिस्तरे में पड़ जाता है ना तो फिर वो उठता नहीं है। बात शुरू होती है इससे कि बंदा सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उठता है और वापस आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम या किचन या इधर उधर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी बंदा जाना छोड़ देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ फिर बेड में ही होनी शुरू हो जाती है, इवन बेड पैन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो बेटे कभी बिस्तरे में नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे भी इसी तरह उनकी कोई आई थिंक हिप बोन या कुछ हुआ था, उनको कुछ चोट लगी थी, जिसके बाद वो बेड रेस्ट पे गई, और क्योंकि बुज़ुर्ग थी उस वक्त इसी तरह की बात होती थी कि जी आराम करे, वो आराम में जिस्म ऐसा जकड़ा गया कि अम्मी के लिए वॉक करना भी, वॉकर के साथ भी वॉक करना अज़ाब हो गया। तो व्यूअर्स, चाहे आप बुज़ुर्ग हों, चाहे आप मेरी एज ग्रुप के एक ग्रोन अप एडल्ट बच्चों की माँ, या आप बच्चे हों, एक्सरसाइज हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वाला जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है ना कि एक्सरसाइज तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम करते हैं, या जो हम डाइट लेते हैं, डाइटिंग जो है वो एक अलग चीज़ करते हैं। देखिए, एक अच्छी हेल्दी डाइट, एक अच्छा लाइफस्टाइल हर बंदे की ज़रूरत है, जिस तरह ऑक्सीजन ज़रूरत है, पानी ज़रूरत है। हाँ, हम मर नहीं जाएंगे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने आप को बीमारियां ऐसी लगा लेंगे जो हमें मार देंगी। सो व्यूअर्स, अच्छी खुराक खाना, हेल्दी डाइट लेना जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अच्छा खाना खाते हैं जिसमें आप अपनी खुराक का ख्याल करते हैं और पोषण कंट्रोल करते हैं, तो आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं जो आपके जिस्म की ज़रूरत है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो बहुत ही कुछ डिफरेंट है। हाँ, पाकिस्तान में कंसिडर किया जाता है, पूरी दुनिया में आप व्यूअर्स देखें कितना ज़्यादा ट्रेंड है टुवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस, और सब लोग ये कह रहे हैं जिम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉक कर लो, साइकिल कर लो, घर के अंदर योगा कर लो, कुछ कर लो, घर में सीढ़ियाँ उनसे ऊपर नीचे चलना शुरू कर दो। गाड़ियां बिल्कुल दरवाजे पे मत पार्क किया करें, अगर आप कहीं पार्किंग लॉट है तो पार्किंग लॉट में ज़रा दूर खड़ा करें, ताकि आप वॉक करके दुकान में जाएं और वॉक करके आए, आपकी स्टेप्स आपके बढ़े।
अगेन जिम्स जाना बड़ा ज़रा डेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, वो ज़्यादा यंग और जेनजी टाइप लोग करते हैं। ओल्डर जनरेशन को यही रेकमेंडेड है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाती है। मुस्तनिद ट्रेनर्स एंड योगा एक्सपर्ट्स वगैरह से सीखें, मेडिटेशन करें। देखिए, हेल्दी माइंड मीन्स हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी बॉडी मीन्स अ सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब इंसान। क्योंकि जो इंसान जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे सेहतमंद होगा, अपना ख्याल रखेगा, वो बंदा फिर आगे बाकी चीज़ों में भी लाइफ में कामयाब होगा। और व्यूअर्स, मेंटल हेल्थ के जहनी मसाइल और जिस्मानी मसाइल दुनिया में कोई नहीं है जो जिसको नहीं है। हर बंदे को कोई ना कोई, या तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही होगी, या कोई ना कोई उनको दिमाग का इशू चल रहा होगा। किसी बच्चे को ADHD है, तो किसी खातून की कमर का इशू है, तो कोई मर्द है उसका बाजू बार बार डिस्लोकेट। हर बंदे के कोई ना कोई मेडिकल इशूज है, बड़ी छोटी उम्र से। मेरे बेटे हमजा का लेफ्ट किडनी का इशू था, नूर बानो जो हैं उनके बालों का बड़ा इशू हुआ, पता चला उसको फेरेटिन की कमी है। हसन 5-6 साल की उम्र तक बड़ा एस्थमेटिक था। तो व्यूअर्स, हर बंदे के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के भी, बुजुर्गों के भी। और अगर उन मसाइल को कम करना है दवाइयों और किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको और मज़ीद नुकसान ना पहुंचाए, तो वो आपकी अच्छी खुराक, आपकी नींद, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और एक्सरसाइज। हाँ, ये अब हर जगह कहा जा रहा है कि भाई आपका वेट लॉस सिर्फ 20% जो है या 30% जो है वो एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, बाकी सब खुराक पे है। लेकिन अच्छी और प्रॉपर खुराक के साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शायद आपका वज़न बढ़ने से रुक जाएगा, लेकिन कम होने की तरफ नहीं जाएगा। या फिर कुछ दिन आपका, मतलब फ्यू वीक्स आपका वेट कम होगा और उसके बाद आपका वेट स्टक हो जाएगा। बिकॉज मूवमेंट से वेट लॉस की प्रोसेस बेहतर होती है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो निज़ाम हज़म है वो तेज़ होता है, हाजमा तेज़ होता है। सो आइए सैयदा शेफ़ नूर हैदर से उनकी राय भी इस टॉपिक पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए शेफ़ नूर के आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, लोग हमेशा सोचते हैं कि जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जिम जाओ, बॉडी बनाओ, 6 पैक हो। ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना कि अगर जिम जाना है तो इसका मतलब है कि आपको सिंगल पसली होना है, और अगर आप मर्द हैं तो आपके डोले होने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज तो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आप अपनी सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर नीचे चढ़ें, और मतलब आप बाहर जो हैं वो घर के बाहर ही आप वॉक कर लें। और बड़ी अच्छी बात की आपने कि गाड़ी पार्किंग में ज़रा दूर खड़ी करनी चाहिए ताकि आप पैदल वॉक करके आएँ, और ये करना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और ये अगर हम करेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। और अच्छी खुराक भी आपने कहा कि अच्छी खुराक के साथ। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपने नोटिस किया कि अब जैसे कि मुझे याद है कि जब मेरा वेट ज़्यादा भी था तो मुझे अक्सर लोग देख के कहते थे, अच्छा कर रही हो एक्सरसाइज, लगता तो नहीं है। भाई एक्सरसाइज आप अपने गाड़ी को, आपको याद है एक वक्त होता था कि गाड़ियों को एक मतलब हर रोज लोग अगर चलानी भी नहीं होती थी उस दिन तो हर रोज सुबह स्टार्ट जरूर करते थे। क्यों स्टार्ट करते थे? वो इसलिए कि वो उसकी बैटरी ना मर जाए। बैटरी ना मर जाए। तो आपकी बैटरी मर जाएगी अगर आप प्रॉपरली एक्टिव नहीं रहेंगे। आपने नोटिस किया कि बुजुर्ग जो अच्छे खासे एक्टिव थे, रिटायरमेंट के बाद घरों से निकलना कम किया, फिर घरों से निकलना कम करने से लॉन बाग वगैरह में जाना छोड़ा, फिर कमरे से बाहर जाना कम किया, और फिर इवेंचुअली जब बिस्तरों में लेटे रहने की आदत पड़ गई तो बिस्तरे से उठना ही छोड़ दिया। और मेडिकल प्रॉब्लम कोई नहीं है, डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो तो बड़े लोगों को होता है, बहुत लोगों, लेकिन बुजुर्ग नहीं उठ पाते। और फिर गोरा 95 साल की एक आंटी जो है वो अपने वॉकर के साथ ग्रोसरी लेने जा रही हैं। हाँ जी, बर्फ जो है अपने दरवाजे से हटा रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो क्या हम लोग तो उधर के लोग क्या हमारे से ज्यादा सेहतमंद हैं? नहीं, वो हम लोग वैसे सुस्त हो गए हैं। और आप यकीन करेंगे मुझे भी बैक का प्रॉब्लम हुआ, मैं एक दिन मैंने आराम नहीं किया, मैं एक दिन जिसे कहते हैं ना बिस्तर में लेटी नहीं हूँ, और मैं सारा दिन काम और क्या कहते हैं अपने घर का भी, और फिर वॉक भी करनी, और नमाज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए अग्रीड, लेकिन आप 5 वक्त नमाज पढ़ें और दिन में आधा घंटा वो एक्सरसाइज वॉक कर लें, वॉक कर लें। हाँ। बाकी स्ट्रेचिंग वेचिंग सारी आपकी मूवमेंट नमाज में हो जाती है, सवाब का सवाब। और आपने फर्ज, सबसे बड़ी बात ये फर्ज पूरा किया, बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपकी देखें
अल्लाह ताला ये भी तो हुक्म दे सकते थे कि आप लेटे हुए सोते हुए नमाज पढ़ लें। हाँ जी, आपको मूवमेंट्स कही गई हैं। मूवमेंट्स। आपने ये नहीं देखा कि अक्सर बुजुर्गों के सबसे बड़ा ये जो एक अफसोस होता है वो ये कहते हैं कि अब नमाज नहीं खड़े होकर पढ़ सकते। बिल्कुल। सो बात ये है कि इस चीज़ को रेगुलर रखना और साथ में आधे पौने घंटे की वॉक कर लेना दिन सबसे की। बेस्ट। आप एक हेल्दी पर्सन है। बिल्कुल। अब आपने बॉडी बनानी है जिम जुम जाएं, जो मर्जी करना है करें, लेकिन हेल्दी जिंदगी के लिए ये काफ़ी है। बिल्कुल और सही कह रहे बच्चों हैं। को भी हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें ना। मेरी बेटी, हम गुजरावाला में जब थे तो हम, मेरी बेटी जो है वो साइकिलिंग करती थी और पूरे कैंट के बच्चों को उसने पीछे लगाया होता था, वो सबसे आगे होती थी और पीछे पूरे कैंट के। तो अभी सब कहते हैं ना कि वो अरीना गई है तो हमारे बच्चे तो अब निकलते ही नहीं है आप साइकिलिंग देखिए करने के लिए। ना, आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। आज का दिन, ये एक्सरसाइज की बात करने का रीजन भी ये था कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है, तो सिर्फ हमने ये नहीं कहना कि साइकिल जरूर चलाया करें। नहीं, हमें ये सब कुछ साल करना है। मनाने का हाँ जी। रीजन ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में ये दिन इस दिन का कयाम किया। ठीक है, इस दिन को कायम किया कि इस दिन मनाया जाएगा। इसका मकसद साइकिलिंग के फायदों को प्रमोट करना है और ये बताना है कि बाइसिकल किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि देर तक तरक्की में किरदार अदा कर सकती है। देखें, और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि सेहतमंद जिंदगी, जी। और दोनों तरह से सेहतमंद। एक, अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो एक हेल्दी जिंदगी जो हर बंदे की जरूरत है आजकल की दुनिया में। डायबिटीज बढ़ गई है, पता नहीं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मसले। एक दूसरा, साइकिलिंग से आप अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी आबो हवा को एक गिफ्ट देते हैं। हाँ जी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ना चला के, हाँ जी, क्योंकि धुएं और इमिशन से आप बचते हैं। इसीलिए अब इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक्स भी आ गई हैं और स्कूटीज भी आ गई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अगर बाइसिकल चला सकते हैं, हाँ जी, देखिए पॉइंट ये है कि मोटरसाइकिल पे भी आपको धूप लगनी है, बिल्कुल। आपको उस पे भी धूप लगनी है, अपनी स्कूटी पे भी, हाँ जी। और नॉर्मल बाइसिकल पे भी लगनी है। अगर आप बाइसिकल का इंतखाब करते हैं तो पैसे तो आपके बचते हैं, आपकी सेहत भी बेहतर होती है और एनवायरनमेंट भी बेहतर होती है। और आपकी बॉडी मूव करती है। देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक है वो बहुत अच्छी हैं, जो लोग नहीं बिल्कुल कर सकते, अंडरस्टैंड। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक का ये सिर्फ होता है कि वो आपको एनवायरनमेंट में तो हेल्प करती है, पैसे भी आपके बचते हैं, लेकिन हेल्थ वाइज उसका उस तरह से बेनिफिट नहीं है डायरेक्ट। अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। इसी बड़े पॉजिटिव नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में जानेंगे कि आज क्या बहुत ही मज़े की, और बाय द वे आज बड़ी हेल्दी चीज़ बनाने जा रही हैं शेफ़ नूर। ये वैसे बड़ी मुरगन ग़ज़ाएँ बनाती हैं, लेकिन आज इन्होंने कहा आज के दिन की मुनासबत से मैं भी एक हेल्दी कॉन्टिनेंटल ऑप्शन लाऊंगी। तो वो क्या है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ नूर के किचन में, और सबसे बड़ी और हैरान कुन बात यह है कि आज वो बड़ी एक हेल्दी डिश बनाने के चक्करों में है। आइए ज़रा देखते हैं। यस, व्हाट्स द सिचुएशन मैडम? जी, आज हम चीज़ें उबल रही हैं, जी, तेल जी। में नहीं है। तेल में नहीं है जी, वो ब्लांच कर रहे हैं हम वेजिटेबल को। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो इसके लिए हमें वो छनना टाइप चाहिए होगा निकालने के लिए। बिल्कुल ये ठीक है है। हमारे हाँ पास, हाँ जी। जी। तो हम आज बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी ग्रिल पेपर चिकन स्टेक। ग्रिल्ड पेपर चिकन हाँ स्टेक। ठीक है। तो With ये आप sauté बीफ में भी, vegetable। ये आप बीफ में भी बना सकते हैं। हाँ जी। सो लेकिन आज उसका बीफ के लिए हमें वो चाहिए होगा, उसका अंडरकट, अंडरकट जिसको हाँ हम जी, क्या टेंडरलॉइन मच्छली वाली जो हाँ होती जी। है। हाँ, सो टेंडरलॉइन चाहिए होगा। तो उसके अगर आप इसी तरह स्लाइसेस करेंगे, यही मैरिनेशन लगाएंगे, तो आप बीफ स्टेक्स भी तैयार कर सकते हैं। और प्लीज़ उस दिन भी किसी अपनी जानने वाले के घर गई, उनको बड़ा शौक चढ़ा स्टेक बनाने का। तो पहले उन्होंने गोश्त को उबाला, फिर उसको कट किया, फिर जब उसको वो किया तो वो क्या, तो कुछ वो भी रबड़ का नहीं, एक हाँ। एक 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 रोड़ा तैयार हाँ हुआ जी, था। वो जो टेंडरलॉइन होती है उसको तो मेरा ख्याल है हार्डली 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट एक साइड से इसमें हमने नमक डाल डाल दिया। हाँ डाल जी, दिया, डाल ठीक दिया। है। बीन्स डाल रहे हैं, पहले बीन्स ज़रा सख्त होते हैं, उसके बाद हम कैरेट डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे जी ब्रोकली। तो हम पहले स्टेक बनाएंगे, इसका जी सॉस जी बनाएंगे, क्या जी करेंगे? जी जी, पहले हम स्टेक ग्रिल करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैन को रख दिया है जी। गर्म होने के लिए, अब इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल डालूंगी। हाँ जी। नॉट टू मच, जस्ट इनफ हाँ कि जी। वो हल्का सा हाँ वो
कवर हो जाए, बिकॉज यू सी स्टेक को जस्ट एज लॉन्ग एज हल्की सा ऑयल लगा हुआ, यू आर गुड टू गो। जी, बटर में बनाएं तो बहुत ही मजे का होता है। बटर में मैं जो है वेजिटेबल सौते करूँगी बटर में। नहीं, बटर में मैं वैसे कह रही हूँ कि जब हम बीफ स्टेक बनाते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा नरम हो जाता है अगर आप उसको उस तरीके से बनाएं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ज़रा इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और ये मैं करना शुरू कर दूँ? जी 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 जी, ज़रा तेज़ गर्म हो गया। और ये हमने वेजिटेबल्स भी डाल दी। हाँ जी, पहले हमने बीन्स डाले हैं, फिर कैरेट, और अब हम डालेंगे जी ब्रोकली और कुकम्बर। चले आप यहाँ आ जाएं और मैं ब्रोकली के टेनियाँ थोड़ी सी छोटी कर देती हूँ और फिर मैं उसको भी उबलने के लिए डाल देती हूँ। ठीक है, चले आप अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आएँ। अच्छा जी, चिकन फिले हमें चाहिए जी 1 kg, नमक हस्बे जायका, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, वर्सेस्टर शाया सॉस 1 खाने का चम्मच। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डलेगी, हस्बे जायका वो अपने आप मुताबिक डाल लें। और सौते वेजिटेबल के लिए हमें चाहिए ब्रोकली 2 कप्स, बीन्स 1 कप, फ्रेंच बीन्स, गाजर 2 कप, जिसको फ्रांस बीन भी लोग हाँ कहते जी, हैं। आलू जो है वो हमें फ्राइज़ के लिए चाहिए आलू हमें, और इसमें आप मैश पोटैटो भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे बनाने हैं। और खीरे जो है वो 2 अदद है, और वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे ज़ुकीनी भी हम डाल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल ले लें, लेकिन वैसे मेन वेजिटेबल यही होती हैं जो कि मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, सॉस के लिए चाहिए जी लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप 2 खाने के चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच, तेल ले लें या बटर ले लें आप, मैदा 1.5 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, और सैम्बल ऑलिव, ये एक कुटी हुई मिर्च की पेस्ट होती है ये वाली, और ये हमें चाहिए जी 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे क्रीम 1 कप, और यखनी 2 कप। सबसे पहले हम जो हमारी चिकन फिले की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डाल के उसको हम मिक्स करके, और अपने हम ये जो है चिकन फिले, आप बेस्ट पीस को आप सेंटर से 2 करेंगे, फिर आप सेंटर से 2 कर दें, और हैमर से थोड़ा सा आप इसको जो है वो थोड़ा हैमर कर लें ताकि इसके रेशे ब्रेक हो जाएं और जल्दी ग्रिल हो जाए। और उसके बाद सारी चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट कर लें। ओवरनाइट मैरिनेट कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपका जो है ओवरनाइट आपका वो अच्छे तरीके से वो जो है हमारा ये टेंडर भी हो जाएगा मीट, और जल्दी भी हमारा जो है ना इसको हम कर लेंगे। अच्छा जी, फिर जो है हमारी वेजिटेबल के लिए हमने पहले बीन्स डाले हैं नमक वाले पानी में, और बीन्स ज़रा थोड़े हार्ड होते हैं। उसके बाद हम गाजर डालेंगे, और उसके बाद जो है हम खीरे और ब्रोकली, लेकिन इसको ज़ुकीनी को हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ुकीनी जो है ऑलरेडी हम सौते करेंगे तो वो बटर में वो वैसे ही हो जाएगी वो। और उसके बाद हमने इसको स्टेन कर देना है, और उसके बाद जो है हम इसको जब हमारे ये ग्रिल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको बटर में इसको ग्रिल थोड़ा सा ग्रिल करेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से डाल देंगे। ठीक है जी। सॉस के लिए हमें चाहिए जी लहसुन को हमने हल्का सा सौते करना है, जो ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा प्याज डाल देंगे, प्याज डाल के उसमें हम मैदा डालेंगे, मैदे को हम हल्का सा सौते करेंगे, और उसके बाद हम अपनी यखनी डाल देंगे। यखनी उसके बाद हमने अपनी ये सैम्बल ऑलिव डालने हैं, और उसको हल्का सा सौते करके फिर हम मैदा डाल देंगे, और मैदा डाल के हम उसको हल्का सा सौते करके तो हम अपनी यखनी डाल देंगे। ब्रोकली डालूं जी, और नेक्स्ट हमने ये कुकम्बर, और उसके बाद कुकम्बर नहीं, ज़ुकीनी नहीं, ज़ुकीनी नहीं करनी हमने। अच्छा, ये बस इसी तरह डाल देंगे। ठीक है, ब्लांच करनी है व्यूअर्स। ब्लांच का मतलब होता है कि हल्का सा आपने उसको एक तरह से उबाला भी नहीं देना, आपने उसको बेसिकली हल्का सा सिमर करके ना उसको निकाल लेना है। और उसके बाद जो क्रीम डाल के आपने और जो है वो मिक्स करके तो चूल्हा बंद कर देना है। और अगर आप मशरूम डालना चाहते हैं तो मशरूम सॉस बन जाएगी। आप मशरूम को जो है जब हमने मैदे को सौते किया तो मशरूम को भी सौते कर लेंगे हम, और उसके बाद जो है फिर इसमें यखनी डाल के और उसको हम अपना यखनी डाल के हम इसमें फिर अपनी वो नमक में चेक करेंगे, कोई चीज़ कम लगे तो डाल दें, हमारी मशरूम सॉस बन जाएगी। चीज़ सॉस बनाना चाहते हैं तो इसी में थोड़ी सी चीज़ डाल दें और आपकी चीज़ सॉस बन जाएगी। वो ये 2-3 ऑप्शन है हमारी। ठीक है जी। और बाकी ये है कि इसको जो है आप बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें, ये बहुत ही मज़े की है। मैं पहले हर वीक बनाती होती थी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे कह रहे थे काफ़ी अरसा हो गया तुमने बनाई नहीं, आज तुम उधर खिला रही हो। मैंने कहा जी आपको कल बना के दूँगी। भैया इत्थों तुसी थोड़े उनके लिए भी ले जाना। नहीं मैं घर में मैंने रखा हुआ है मीट। तो वही वाली चीज़ होती है ना, खैर आजकल कौन सा कोई क्या कुछ भी बनाए, जितना हालात
खाने पीने के हुए हैं लोगों के टाइट, बिकॉज वही वाली चीज़ है ना कि गोश्त इतना घरों में पड़ा हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि चिकन का क्या करें, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, खीरे क्यों डाले हमने इसमें? ये मैं गई थी वहाँ कैफे लंतो, और जब स्टेक खाई थी तो उन्होंने कोकम्बर डाले हुए थे। नहीं, बट वो ब्लांच हुए हाँ, हुए थे। बस 1 मिनट के लिए हमने बस करना है। हमारी मेरे ख्याल ऑलमोस्ट हो ही गई है हमारी वेजिटेबल, बिल्कुल एक बॉयल आए तो हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जुकीनी को जो है हम नहीं करेंगे, जुकीनी वैसे ही जो है ना वो हो जाती है, और इसको हमने छीलना भी नहीं है, पील ऑफ नहीं करना हमने इसको। बिल्कुल ठीक है। और नमक वगैरह आपने जैसे कि कहा है कि आपने ऑलरेडी हाँ जी, डाला हुआ है। डाला हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट, हाँ जी, इसको हम कर लेंगे एंड में। हम एक दफ़ा सारे पीसेस जो है ना डाल के ना ऊपर से इसको ढक देंगे, और एक दफ़ा हम तेज़ आंच करेंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, वो स्टीम में ही हो जाएगा। तो निकाल लूँ? हाँ, बस एक थोड़ा सा हो जाए ना फिर आप निकाल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। किसी बंदा चूल्हा इज़ टू हाई, आपको वो लाइंस वो तो आ जाती हैं, ये निकालनी है या इसमें निकालनी है? ठीक है, इसमें हम ये निकालेंगे और उसके लिए हम उसमें स्ट्रेनर में डाल देंगे। स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो ये निकालूँ मैं? हाँ जी, मेरा ख्याल है इसको ऐसे ही पकड़ के मैं कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे पकड़ के कैसे करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ सब्जियां तो हमने आपको निकाल दी, क्योंकि हम अब इसी पैन के अंदर आपको सॉसेस बना के देखा। हाँ जी, सॉस उसमें डाल सॉस। उसमें सॉस डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें आपने चिकन तो नहीं डालनी ना? नहीं, इसमें चिकन नहीं डालना। बस ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने अपना यहाँ से निकाल लिया। बिल्कुल, द चिकन इज़ नाउ कुक। प्योर चिकन को कुक होने से पहले आपने नहीं रिमूव करना प्लीज़, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फुली कुक नहीं तो एटलीस्ट 80% डन होना चाहिए, अगर आपने उसको बाद में वो स्टीम देना है। अगर स्टीम नहीं देना तो आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत वो चुई हो जाएगा ये वाला। तो आपको चिकन को फिर ज़रा ध्यान से मैनेज करना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे आप। मैं भी डाल देती हूँ आपको ऑयल, ये लीजिए। बस बस, थैंक यू। जस्ट सो दैट बटर ना बर्न हो। ऑयल के साथ बटर, मतलब बटर आप ऑयल तो अकेले भी कुक कर सकते हैं, लेकिन जब बटर की बात आती है ना गाइस, और आपने उसके अंदर कुकिंग करनी है, तो थोड़ा सा ऑयल डालते हैं उसको बैलेंस में लाने के लिए, ताकि वो जले ना। और यहाँ पे हमने डाल दिया लहसुन। जी, उसमें हमने पाउडर डाला है, लहसुन पाउडर, और इसके में हम फ्रेश गार्लिक जो है सॉस में डाल रहे हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको हम पहले थोड़ा सा कुक करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना अनियन डालेंगे। अनियन तो सोते ही होना है ना, ब्राउन तो नहीं होना। हाँ, बट पहले इसको करना है। हाँ, इसको करना है थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख रहे हैं चिकन को ना बार बार आपने व्यूअर्स हिलाना नहीं है। हाँ, जब इसकी साइडें जब वाइट होना शुरू हो जाएंगी फिर आपने इसको जो है ना फ्लिप करना है। लेकिन अभी ये देखें, जैसे ये वाली साइड मुझे पता है कि एक साइड पे ना अक्सर ऐसा होता है हीट नहीं लगती। इन पैन्स का फायदा ये होता है आप इसको मूव कर सकते हैं। कुछ देर आपने इस साइड पे रखा, फिर आप उधर लेके गए, फिर आप उधर लेके गए, कुछ सेंटर में तो हीट आपको मिल ही जाती है। अच्छा, बहुत से लोग एक और चीज़ करते हैं कि इस किस्म की चीज़ बना के ना फिर उसका चावल खा लेते हैं। अब मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप इसको चावलों के साथ, वो थोड़ा सा पोर्शन चावल का भी अगर आप चाहें रेस्टोरेंट में तो थोड़ा सा देते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि चावल इस किस्म की इतनी हेल्दी चीज़ के साथ अगर आप वेजिटेबल्स ही खा लें तो बेहतर है। और इसमें इंक्लूडेड है कि पास्ता भी फिर आपने उस तरह से। जी, इसमें मैश पोटैटो का ये है कि आप आलू को पील ऑफ करके आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको बॉईल कर लें। जब वो 90% जो है वो बॉईल हो जाए तो आप उसको मैशर से मैश कर लें। जब वो ठंडे हो जाएं तो उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा आपने वो पार्सले और 1/4 कप आपने मिल्क और उसमें थोड़ी क्रीम डाल के उसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जब वो मिक्स हो जाएगा तो आपने स्कूपर जो आइसक्रीम वाला होता है उससे स्कूप करके आपने प्लेट में डालना है। जिस वक्त आप उसको सर्व करेंगे तो उसको माइक्रोवेव कर लें 1 मिनट के लिए, तो वो आपके इतने अच्छे मैश पोटैटो भी साथ इसके सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, अब डालें क्योंकि वो दोनों एक साथ फिर हो जाएंगे। हाँ जी, वो जो गार्लिक का भी नीचे लगा हुआ है ना, वो भी अब उसके साथ ही सेटल हो जाएगा। अब हमने इसको इतना सौते करना है कि हमारे प्याज जो हैं वो हल्के से कुक हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे? मैदा। जी, उसके बाद हम मैदा डालेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी स्टॉक डालेंगे। मैंने तो स्टॉक जो है वो बोन ले ली थी मैंने। वो आपके पास विंग्स पड़े हुए हैं घर में
या आपके पास चिकन की जो लेफ़्ट ओवर जो वो हड्डी वाली वो बोटी होती है वो डाल लें। मैंने तो गर्दन की यखनी बनाई है क्योंकि मुझे वो क्यूब और वो उसके से मुझे इतना पसंद नहीं, मुझे ये ज़्यादा फ्रेश। इसमें अदरक मैंने डाला है और अगर आपके पास एक गाजर है वो डाल दें, अगर नहीं भी है तो अदरक ही काफ़ी है। और आप इसको ये डालें और इसकी यखनी बना लें और इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, तो हम इसके अंदर दूध नहीं डाल रहे? नहीं, दूध नहीं डालेंगे, हम क्रीम डालेंगे, स्टॉक डालेंगे। क्रीम डालेंगे और स्टॉक डालेंगे, दैट्स डिफरेंट। जी। नॉर्मली दूध में सॉस बनाते हाँ हैं जी। तो आप स्टॉक को यूज़ करें। मैं जी। समझ आ गया कि वो बहुत ज़्यादा क्रीमी ना हो हाँ जाए। जी, वो वाइट सॉस बन जाएगी। अगर इसमें इसी में भी अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी चीज़ भी डाल सकते हैं एंड में। और मशरूम डालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में, जब हमारा ये मैदा हम सौते करेंगे तो मशरूम भी इसी में डाल के बस सौते हमने कर लेंगे। थोड़ा सा हाँ जी। उसका इसी का वेट करना हाँ था जी। कि ये हमारा हो जाए। जी। इसको आपने सॉल्ट एंड पेपर तो नहीं डालना अभी? अभी नहीं क्यों? डालना। हाँ। अभी नहीं डालना। और ये देखिए साथ साथ स्टेक्स भी बन रहे हैं। मतलब आप अपनी बाकी की चीज़ें करते रहें, साथ जी। साथ आप अपने कुकिंग को कंटिन्यू करें और पीसेस को ज़रा मूव अराउंड ज़रूर हाँ किया जी, करें। साइड पे कर दें और साथ साथ दूसरी डालते जाएं। इसको इधर ही साइड पे कर दें। हाँ जी, ताकि ये हमारी कुक हो जाए। इतना तो हो ना कि वो जो हम 80% कह रहे हैं वो उस पर तो हम पहुँचे। अच्छा जी, अब मैं इसमें मैदा डाल दूँगी। अब हम मैदे को लिटरली जो है वो हल्का सा भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हाँ हो जी। जाए। व्यूअर्स, मैं कहूँगी थोड़ा सा बटर और डाल दें आप, ताकि हमें उसका जो बिल्कुल। अभी हम ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन जल्दी से मैं ये आपको सॉस बनाना ना व्यूअर्स दिखा दूँ। एक्चुअली जो है ना इन सब चीज़ों में इशू आता है सॉस का। हाँ इट्स जी। नॉट ग्रिल तो बंदा कर ही लेते हैं, कर चीज़ें। लेते हैं। हाँ जी। और वेजिटेबल भी हमारी हो गई हैं। बस इसको एंड में उसी ग्रिल पैन में जो है हमारे वो सॉसेस और मसाले लगे हुए हैं, बस इसमें ये डालेंगे, बटर डाल के इसको भी सौते कर लेंगे और हमारे बिल्कुल रेडी है। और एंड में हम फ्राइज़ को फ्राई करके, तो वो मैंने राइस नहीं रखे ना, तो मैंने वो थोड़ा फ्राइज़ का कर लिया है। डालूं? नहीं, ठहरे ये डालना है पहले ये डालना है जी, ताकि इसको हल्का सा ये भी ना हो जाए। ताकि ये भी भुन जाए। जी। अच्छा, जो मिर्चों से आपने हाँ जी। सॉस बनाया तो यू जी। वांट टू कुक दैट अ लिटिल बिट। जी। बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं कर देती हूँ और अब यखनी डाल रहे हैं। हाँ? अब यखनी डाल। आप डालती जाएं यखनी एक एक चम्मच करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको वो लिक्विडी फॉर्म में ले आए। होता ही है ना कि ये प्रॉब्लम फिर लाइए। बस और ये देखें व्यूअर्स, ये बना के आप रख लें इसी तरह, और जब आपने सर्व करना हो फिर क्रीम डालें और अपना मतलब टेस्ट कर लें और फिर आप सर्व कर दें। अब आप इसमें अब सारी डल आप जाएगी। डाल लें। और ये देखें हमने ये चिकन भी निकाल ली। बस यू आर ऑलमोस्ट गुड टू गो, राइट? जी। क्योंकि अभी आप ये देखें ना कि ये सारा का अब सारा हमने इससे करना है ताकि वो हमारा मिक्स हो जाए। ठीक है। ये नहीं आपका। तो अब ये हमारा जो है इसको हमने मिक्स कर दिया सॉस को, एंड दैट्स इट, राइट? जी, बस इसमें सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे। सॉल्ट पेपर डलेगा। हाँ और जी। उसके बाद आप सोच रहे होंगे ये अभी लिक्विड ही है। ये अभी लिक्विड इसलिए क्योंकि अभी मैदा जो है वो अभी हम इसको हाँ जब जी। हीट देंगे वापस अभी हाँ जी। जो हमने और देनी जब है क्रीम डालेंगे तो फिर ये थिक हो जाएगी। बिल्कुल वापस। और वैसे भी मैदे से उसने होना भी थे वो तो हमने क्योंकि पानी वो जो हमने चूल्हा बंद कर दिया ना, जी जी जी। तो जब हीट रुक गई तो ऑब्वियसली जी। उसकी कुकिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन हो गई। अब ये आपने डाल दिया अंदर, ठीक हो गया ना? बिल्कुल। और ये हम साथ साथ इसको कुक करते जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरे सामने हमारे बहुत ही प्यारे भाई और एक शदीद हैंडसम और ब्रिलियंट डॉक्टर हमारे साथ हैं। हमारे बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिर्फ, लेकिन हमने इनको जनरली बड़ा इंसान दोस्त पाया है। और काम भी इनका कुछ ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंसानों से दोस्ती हो ही जाती है। बट वन ऑफ दोज फ्यू डॉक्टर्स जो एक्चुअली लोगों के मसले भी सुनते हैं और उनको प्रॉपर टाइम भी देते हैं, और आधी उनकी बीमारियां बातें सुना के ही अपनी ख़त्म हो जाती हैं। सो एन एब्सोल्युटली वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट
प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा मैंने अपने भाई को हर चीज़ कहा हुआ, प्रोग्राम पे कभी हैंडसम नहीं कहा, तो मैंने कहा आज मैं अपने भाई को हैंडसम भी कह देती हूँ। सही है। उस दिन मुझे किसी ने एक बात की, बहनों को और माओं को ही अपने भाई और बेटे हैंडसम लगते हैं, कभी बीवियों से पूछो। बहनों के लिए तो आपको पता है भाई बहुत एक वैल्यू रखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जो बात आपसे आज करनी है ना, वो है एपिलेप्सी, मिर्गी, झटके। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बात करनी है कि बड़ों में तो समझ अब आ भी जाती है, बच्चों में अक्सर लोग नहीं समझते। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी का और न्यूरोलॉजी का आपके एरिया का ताल्लुक क्या है, पहले हमें ये समझा दें। और ये है क्या, कुछ बेसिक्स है ये भी हमें बताएं। आई थिंक आपने बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को टच किया है, आई वुड से फाउंडेशन को टच किया है। जैसे वो घर की बुनियादें होती हैं ना, घर बनाने से पहले जी, तो ये बुनियाद है कि इंसान को, ये हमें स्पेशली व्हेन वी हैव अ पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी इन द फैमिली, तो पेरेंट्स को, फैमिली को पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डीलिंग, यानी कि ये बीमारी किस हिस्से के, किस ऑर्गन की, किस पार्ट की बीमारी है। तो ये ब्रेन की बीमारी है बुनियादी तौर पर, दिमाग की है। दिमाग की बीमारी लो, है। मैंने तो ये भी सुना हुआ है कि लड़कियों को इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हमारे जानने में एक खातून है जो बड़े दावे से ये कहती थी कि जुगन मुझे पूरा महीना मिर्गी का अटैक नहीं होता, लेकिन जब मेरी साइकिल ड्यू होती है उससे पहले एक दफ़ा मुझे एपिलेप्सी का अटैक होता ही होता है। तो इससे भी बड़े लोग कनेक्ट, और वो कहती थी कि मैं तुम्हें बता रही हूँ जुगन, इसका हार्मोन से ताल्लुक है। वो कहती थी तो फिर जिन लड़कों को होता है उनकी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन झल्ली नहीं हो रही होती। ये दिमाग का ही है, इसका और किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं, मैं उस तरफ आने लगा हूँ। बीमारी दिमाग की है। अच्छा। लेकिन इस दिमाग की बीमारी में बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जो आपकी इस पेशेंट की आप बात कर रही हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। हार्मोन्स इसमें पार्ट प्ले करते हैं। इसी तरीके से देर आर मेनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चों में इन्फेक्शन, ये बुखार बहुत कॉमन फिनोमिना, हमारे यहाँ 4-6 इन्फेक्शन के एपिसोड बच्चों में, गला खराब, पेट का इन्फेक्शन, महीने की नॉर्मल है। एग्जैक्टली, महीने के साल की नॉर्मल है। तो ये एक फैक्टर है जो इसको प्रोवोक करता है। तो एडोलेसेंट फीमेल्स के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो ट्रिगर करता है। इसी तरीके से इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें भी चूँकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसमें भी हो सकता है। इसी तरीके से छोटे बच्चों में बुखार है। और अब जो एक रीसेंट हमने ऑब्जर्वेशन देखी है ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स, दैट इज़ स्क्रीन का एक्सेसिव यूज़। आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल, LCD, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम्स। मतलब ये जो मैंने फेंक दिया ज़मीन पे और फेंकना बनता भी था, जी, ये यस, इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल बट इससे हमारी तो आंखों पे असर होता था। आंखों पे भी और होता है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घंटों के हिसाब से करते हैं, सारी सारी रात करते हैं, तो इट्स नॉट ओनली काजिंग स्ट्रेस ऑन द आईज बट आल्सो इन द होल मसल्स अराउंड नेक, आईज, फेस एंड और स्ट्रेस में तो मिर्गी ज्यादा होती है, मिर्गी के अटैक ज्यादा होते हैं। तो ये देखिए ना, आपने मुसलसल ब्रेन को एक्टिवेट रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने रात को 9-10 बजे सोने के लिए बनाई, सुबह उठने के लिए बनाई। इस वक्त एक हार्मोन खारिज होता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन है। हम उसको ज़ोर से रोक लेते हैं, अपना काम की, एक्टिविटी की, मोबाइल की या किसी भी चीज़ से। वो कुछ अर्सा तो रुका रहता है, हम फोर्सफुली रोकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हर है उसका जो है वो सिक्रीशन वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। और नतीजा ये निकला कि पिछले कुछ सालों से अब मेलाटोनिन की गोलियां बनना शुरू हो गई, मेलाटोनिन का सिरप बनना शुरू हो गया। हम नेचर के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए। तो जब मैं अभी आपसे जब ब्रेक में बात कर रही थी कि मैंने आपको क्या कहा कि मैंने व्यूअर्स के साथ भी अक्सर ये बात शेयर की, मुझे लोग कहते हैं आपका तो काम इतना अच्छा, आपने ब्रांड्स क्यों बनाए? अगर आप ऑब्जर्व करें, जो मैं व्यूअर्स को भी कहती हूँ, तो मैंने कोई भी केमिकल बेस्ड नहीं ब्रांड बनाया। जबकि ऑर्गेनिक चीज़ें बनाना ज़्यादा महंगी है। और कितनी अजीब बात है कि ऑर्गेनिक तो नेचुरल है, नेचुरल क्यों महंगी हो गई है? आप केमिकल की क्रीम मार्केट से लेने के लिए जाते हैं, वो आपको 400-500 की इतनी डिब्बी मिल जाती है। आप ऑर्गेनिक की खुद बना रहे हो चीज़, तो वो आपको 800-1000 से कम की खुद नहीं कॉस्ट करती, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। जब हम छोटे होते थे डॉक्टर साहब, तो हम तो ये सारी चीज़ें खाते थे।
अलसी की पिनिया भी बनती थी, अब अलसी की पिन्नी किसी के घर में नहीं बनती। मेरे जैसे ऑर्गेनिक स्टोर्स बनाते हैं और उनको बेचते हैं एज अ नॉवेल्टी आइटम। जो चीज़ घर में 300, 500, 600 रुपए की अच्छी मिकदार में पूरे घर के लिए 2 हफ्ते के लिए बन जाती थी, वो चीज़ अब एक बंदे के लिए एक टाइम की आती है उतने ही अमाउंट में। तो प्रॉब्लम तो ये है कि बेड़ा गर्क तो हमने खुद किया। खुद किया, बिल्कुल ऐसे ही। और खुराक का मिर्गी से कितना ताल्लुक है सर? देखें, अभी हम जो बात कर रहे थे कि बेस जो है वो ब्रेन में है, उसके बाद वो उसको समझ बहुत आ सारी गई। चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं और उसको सरफेस पे ले आती हैं। मेरी एक उसके दोस्त है, वो बाद कहती है मेरा बच्चे को जब जब भी वो चीनी खाता है ना, जब भी कोई चीनी की वाली चीज, Carbs फल contain। फल में ठीक रहता है, फल सब्जियां वगैरह ठीक है, लेकिन वो भी वो बेचारी कंट्रोल करके देती है, ज्यादा प्रोटीन पे रखती है उसको। और जबकि वो यही कहती है मुझे डर लगता है इसके किडनीज और बाकी चीजें ना उड़ जाए। तो हर वक्त बेचारी वो बेचारी खुद डॉक्टर बन गई, लेकिन वो बार बार मुझे एक ही बात कहती है कि जब भी ये चीनी या कोई फुफ्फी, चाची, खाला, अंकल, नानो, दादो इसको चॉकलेट दे दें, अगले 24 घंटे में इसको होना ही होना है मिर्गी का। एग्जैक्टली। तो ये देखिए, क्या बात है? 3 अगर हम बुनियादी उनसर लेते हैं खुराक के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हैं, तो इसमें जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं वो फ्रेंडली टूवर्ड्स सीज़र हैं, यानी कि उनके साथ सीज़र कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल शुगर या चीनी, ये जो है ना सिर्फ ये कि ये सीज़र्स को बढ़ाने का मूजब हो सकती है, बल्कि बहुत सारे बच्चों में जहाँ पे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज़म है, ADHD है, उनमें भी ये उसको ट्रिगर कर रही होती है। और यहाँ पे मैं फिर दोबारा बैक टू नेचर का एक कोट करूँगा, थेरेपी, दैट इज़ कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट इज़ अ मोडेलिटी फॉर रेजिस्टेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सी। रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, डायबिटिक जो लोग हैं, Exactly. ये कीटोजेनिक डाइट हम लोगों ने रेगुलर, जिनको ये वाले मसले नहीं है, जब उन्होंने अडॉप्ट किया तो उनके सिस्टम जुड़े, बाल गिरने, ये वो, क्योंकि वो उनके लिए सूटेबल नहीं थी। एग्जैक्टली। जैसे कि वो वजन कम करने के टीके हर बंदे ने लगाने शुरू कर दिए, जबकि वो ज़ियाबतीस के लिए थे। बिल्कुल। और जब लोगों ने रियलाइज किया कि ये लोग तो इंसान नहीं बन रहे, तो फिर इंजेक्शन बनाने पड़े जो फिर स्पेसिफिकली वेट लॉस को टारगेट करते हैं। बट बात यह कि डॉक्टर साहब, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, पानी की सही मिकदार और एक जनरली हेल्दी लाइफस्टाइल से तो वजन कम हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें चाहिए क्विक फिक्स। मिर्गी को हम गोलियों से उसका इलाज कर लेंगे, लेकिन उसकी सपोर्टिंग कोई चीज़ नहीं करेंगे। अब डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आना चाहती हूँ कि पता कैसे चले। देखिए, बड़ों में झटकों का मामला होता है, तो जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम होते हैं तो वो ज़्यादा ये कहते हैं कि हाय हाय इसको तो इसके ऊपर साया है, इस पे आसेब है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है इन्हें डॉक्टर से ले जाओ। बच्चे में बड़ी दफ़ा इग्नोर्ड भी रहता है, तो छोटे बच्चों में जो बता नहीं सकते कि उनको क्या हो रहा है, या इवन 4-5 साल के बच्चे में मिर्गी का प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा और ये शुरू कब होता है? देखें, एपिलेप्सी या मिर्गी की शुरुआत तो पैदाइश के बाद कभी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग इटियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर वो जेनेटिक बेसिस पे है तो वो चंद हफ्तों में भी शुरू हो सकती है, इवन चंद दिनों के बच्चे में भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जहाँ पे जेनेटिक होता है वहाँ पे अगर हो तो घर वालों को पता चल जाता है, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ होता है। बिल्कुल। जैसे मेरी बेटी का जब एलोपेशिया टोटैलिस हुआ, नूर का हुआ, तो फेरिटिन की कमी से था। लेकिन मेरी अम्मी की हिस्ट्री ऑफ एलोपेशिया थी, 13 साल की उम्र पे उनका इतने बड़े बॉल्ड पैचेस पड़ गए थे, उनके अब्बू की डेथ हुई थी। तो नूर भी कोविड की स्ट्रेस की, बट डॉक्टर साहब तशखीस, इन्वेस्टिगेशन, और क्योंकि कुछ हिस्ट्री थी तो सिरा मिला। 90% जिनके घरों में पहली दफा ये चीज हो रही होती है उनको नहीं पता चलता। उनके लिए ज़रूरी है उनको कैसे चले कि सबसे पहले वो अगर इस तरह का कोई एपिसोड अपने फैमिली में, बच्चे में देखें, तो सबसे पहले तो उसको स्टेबल करें, और उसके लिए हम कुछ बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि बच्चा है उसको लिटा दें, अगर उसके गले के अंदर कोई ऐसा तंग कपड़ा या कोई ऐसा लॉकेट है वो खोल दें, ताकि डॉक्टर उसका साहब करना क्या है वो मैं एंड में आपसे पूछूंगी। मैं अभी मेन ये जानना चाहती हूँ दिखने में क्या चीजें नजर आएंगी, तो आपने उसमें इंडिकेटर तीन टाइप के फिट्स हो सकते हैं। एक फिट होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जिसमें जो जिस्म है, बाजू है, वो हिलता है, गैर इरादी तौर पे जिस्म हरकत करता है, झटके पड़ते हैं, जिसको झटके कहते हैं, दौरा जिसको कहते हैं। ठीक है। दूसरी किस्म है जिसमें बच्चा गुमसुम हो सकता है, इसको एब्सेंस सीजर, जैसे एक बच्चा या पेशेंट बिल्कुल एब्सेंट है, जैसे वहाँ
गुम हो गया। ताल्लुक हो, गुम हो गया, उसको एब्सेंस सीजर कहते हैं। तीसरी किस्म जो है जो छोटे बच्चों में होती है उसको हम कहते हैं स्पैज़म्स। वो बच्चे को ऐसे झटका लगता है जैसे कुछ लोग उसको समझते हैं कि जैसे ये किसी चीज़ से डरा है या क्योंकि चौंका है। नहीं, डॉक्टर साहब मैं पूछ रही हूँ वो क्या है जब जिस्म टेढ़ा हो, असल में जब जिस्म और हाथ पांव टेढ़े होते हैं, देखिए झटके लग रहे हो वो फिर भी मुख्तलिफ है, लेकिन जब ये होता है ना, जी जी बिल्कुल। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे अपने घर में ये हुआ। मेरे घर में एक खातून काम करती थी, सफिया, हर वक्त ना उसे तवीज़ें पहनी हुई होती थी और पता नहीं क्या क्या उसने अपने ऊपर बांधा होता था। मैं कहती थी बेटे बिल्कुल ठीक है, आप हर बंदे का अपना ईमान होता है, फेथ होता है, 5 वक्त आप नमाज भी पढ़ते हो, इतना सब कुछ जो आप कभी पानी में कुछ घोल के पी रही होती हो, कभी कुछ कर रही होती हो, कभी कुछ कर रही होती हो, तो कहती है आप भी क्या बताऊं मैं आपको, बस इस तरह की उसने बात करके गुम कर दी। एक दिन रात के 2 बजे चीखे मारती हुई ना लड़कियां मेरे कमरे के अंदर आई, हापी 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 हापी, उसको जिन चढ़ गया, सफिया को जिन चढ़ गया, सफिया को जिन। अच्छा, मैं जब उसके पास ऊपर पहुंची तो उस वक्त तक वो उसके हाथ पांव ऑलरेडी टेढ़े हो चुके थे और उसके गले से ना गुर्राने की आवाज निकल रही थी। ये चीखे हमारे हाइपर। मैंने कहा कैन यू काम डाउन, उसको मिर्गी का अटैक हो रहा है, उसको एपिलेप्सी हो रही है। नहीं नहीं आप इस पे साया, इस पे साया, आप इसको। बाद में पता चला कि उसके घर वालों ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया था, दरख्तों से उसको बांधा, उसको चारपाइयों पे बांध के उसके पैरों पे उसको मारा, पता नहीं उसको क्या क्या किया। फिर उसके घर वालों ने उसको रात को सोते वक्त उसकी भाभी ने दवाई घोल के उसको पिलाना कि रात को ये सोती रहे, इसको जिन नहीं चिमड़ेगा। वो बेचारी फिर सारा दिन एक पता नहीं क्या उसको देते रहे। तो डॉक्टर साहब ऐसे केसेस भी होते हैं कि एक औरत 40-45 साल की उम्र की हो गई और लोग कह रहे हैं कि उसको ये देखिए ये जो हो जाता है ना, हाँ जी, उस पे लोग हमेशा कहते हैं कि इसको इस पे कोई आसेब है। आसेब, जिन, भूत, ये बड़ा हिस्टोरिकली हमारे रीजन में ज़रा ज़्यादा कॉमन रहा है। और अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो शायद माजी में भी कुछ इलाकों में ये इसको रिलेट किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे तालीम साइंस आम हुई है तो अब लोगों में खासा शऊर आ गया है और अब हम जिन भूत के उससे निकल आए। बट स्टिल इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री और रीजन कुछ जगहों पे ये जिन वाली बात है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे हमारा कि सिर्फ पॉइंट ये व्यूअर्स, तीन किस्म की जो एपिलेप्सी मैं है रेज ना, इसलिए कर रही थी कि एक बात सिर्फ व्यूअर्स, अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की सिचुएशन आप अपने बच्चे पे या किसी भी घर के इंसान पे देखते हैं, आपने जो रूहानी इलाज कराना है कराए, हम में से कोई नहीं आपको मना करता, बट खुदारा डॉक्टर पे एक दफ़ा ले जाए बिल्कुल, और राइट डॉक्टर के पास ले जाए। अगर आप अपने घर में किसी भी इंसान को ऐसी सिचुएशन से गुजरते हुए देखें तो किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाएं, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट डॉक्टर साहब? आप दिमाग के डॉक्टर पे लेके जाएं। अगर उसको खुदा न खास्ता मिर्गी की प्रॉब्लम है या अल्लाह ना करे वो स्किज़ोफ्रेनिक है, तो डॉक्टर उसको फिगर आउट करके उसको दूसरे डॉक्टर के पास भेज देगा, इलाज हो जाएगा, लेकिन राइट डॉक्टर के पास जाएं। सिर्फ ये आपसे एक व्यूअर्स रिक्वेस्ट करनी थी। आज मेन चीज़ इस टॉपिक की जो पोट्रे करनी थी डॉक्टर साहब, वो ये थी कि प्लीज़ डॉक्टर पे ज़रूर ले जाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर मिर्गी के इलाज को डिले करते जाएं और दवाइयाँ ना दें, क्या होता है, हम इस पे भी बात करेंगे व्यूअर्स ब्रेक के बाद। और ये भी डिस्कस करेंगे जो स्पेशल बच्चे होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, और स्पेशली जो बच्चे न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, उनके केसेस में ज़्यादा मिर्गी के अटैक्स क्यों देखे जाते हैं या मिर्गी देखते हैं, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, और इनको मैंने ज़बान दी है कि नेक्स्ट टाइम एपिलेप्सी डे पे मैं इनके पास आऊँगी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इंशाल्लाह, और मैं भी वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। और व्यूअर्स मुझे एहसास नहीं था कि मिर्गी और एपिलेप्सी एक महसूस तो ऐसे होता है कि जैसे एंडेमिक पेंडेमिक टाइप चीज़ बन गई है। हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में, जिस तरह हमें डायबिटीज़ का पता चल रहा है, उसी तरह इसको भी मिर्गी है, इसको भी मिर्गी है, इसको भी मिर्गी है। अल्लाह का शुक्र है कि अवेयरनेस हो गई है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, इसमें एक इंक्रीज़ भी आया है हमारी अपने जो बिहेवियर्स हैं उसकी वजह से। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि 3 महीने के बच्चे के सामने स्क्रीनें मत लगाएं।
आप उसको ओपन कर रहे हैं बहुत से न्यूरोलॉजिकल डाइवर्जेंस की तरफ, लेकिन उसके साथ साथ आप मिर्गी के लिए भी दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं, राइट डॉक्टर साहब? तो दो चीज़ें तो हमने इस्टेब्लिश की कि अगर झटके लगें तो खुदारा डॉक्टर पे लेके जाएं, बिल्कुल। रूहानी इलाज अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले एक बार डॉक्टर पे भी साथ ले जाएं ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ हो बिल्कुल। जाएं। और दूसरी बात ये कि हमें अवेयरनेस के साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे अपने अमाल हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं। कैंसर बढ़ रहा है तो उसमें वो केमिकल्स का भी कुछ अमल दखल है जो हम ले रहे हैं। सिगरेट छोड़ के वेपिंग पे आ गए हैं, उससे जो लंग में इंजरीज हो रही हैं उससे कैंसर क्या लोगों की सीधी सीधी सडन डेथ हो जाती है। तो ये हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डॉक्टर साहब टेक्निकल। आपने कुछ सिम्टम्स भी बता दिए कि 3 किस्म के होते हैं एपिलेप्सी और लोगों को रिकग्नाइज। अब मुझे बताएं कि अगर एपिलेप्सी अनट्रीटेड, लोग कहने तो पर्दे झटके फिर खुद ही ठीक हो जाता है या हो जाती है, उसका असर क्या होता है? देखिए, झटके जो है वो बुनियादी तौर पे जैसे सबसे पहले तो जब ये होता है तो इधर इसके अंदर हाँ, क्या हो रहा होता है? दिमाग के अंदर आप ऐसे समझ लें कि जैसे अगर मैं इसको तशबीह दूं कि जैसे आसमान पे बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लाइटें नजर आ रही होती है, एक तो लाइट- बिजली होती है और एक हाँ, चिंग 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 करके। एग्जैक्टली। और आपने सुना होगा कभी कभार कि जी फलां जगह पे बिजली, आसमानी बिजली गिर गई, वो उसकी एक्सट्रीम शेप है ना। लोगों को के ऊपर भी बिजली Exactly. कड़की है, जानवरों पे गिर गई, इंसानों पे या किसी बिल्डिंग पे या दरख्तों पे, हाँ। एग्जैक्टली। तो आप इसको तशबीह दे सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जब एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है विच इज़ डिसप्रपोर्शनल, तो उसका जो है अगर तो वो एक आधे मिनट में ख़त्म हो जाती है ईदर विद द मेडिसन और सेल्फ रिजॉल्व हो जाए तो वो तो चलें ठीक है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड रहे और वो मिनटों और मिनटों से ज़्यादा आगे चलती जाए, जो एट टाइम घंटों तक भी चली जाती है, जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, तो वो ब्रेन डैमेजिंग हो सकती है। दूसरा, फिर जब बहुत लंबा दौरा पड़ता है, जो कि खुशकिस्मती से बहुत कॉमन नहीं है, आई वुड से, होता ज़रा अनकॉमन है, लेकिन वो जो बंदा जिसको सिरे से होता- ही नहीं इलाज करेगा Exactly, उसको तो किसी उसको दिन हो पड़ेगा सकता ऐसा। है। तो वो 2-3 चीज़ें जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है कि जहाँ पे एक कंट्रोल्ड मरीज़ सडनली दवाई छोड़ देता है। यानी कि अगर 1 साल से बच्चे का दौरा ठीक है या पेशेंट का दौरा ठीक है, तो उसको किसी ने कहा कि दवाई गर्म होती है, तुम ठीक हो गए हो, दवाई छोड़ दो, उसने दवाई छोड़ी, तो नेक्स्ट एपिसोड जो है वो खुदा न खास्ता उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस का हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली अब आपकी Exactly. बॉडी को एक स्टेबल आदत पड़ चुकी Exactly. है और वो 0 से अब झटके पे जा रहा है, बिल्कुल। वो 4-5 से झटके पे नहीं जा रहा 7 एग्जैक्टली, की। बिल्कुल। व्यूअर्स, एक वक्त होता था जब लोगों को अगर कोई जहनी बीमारियां या कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो लोग उनको झटके देते थे। अब ये झटके ज़्यादातर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे ऑल्टरनेटिव रिसर्च, आपको पता है डॉक्टर साहब मैं क्या कह रही हूँ, कुछ ऐसे बाहर के ममालिक में, प्रायरी में और ये वो लंदन वंडन में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी झटकों को बड़े कंट्रोल तरीके से दिया जाता है, लेकिन झटके ख़त्म हो गए अस्पतालों में, राइट? Exactly, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि दिमाग को आप शॉक दे रहे हैं तो उसका असर दिमाग पे तो होगा, कुछ ना कुछ तो सड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बर्बाद होगा, राइट? अब इसका इलाज कितना मुश्किल है जो लोग इस सारे टॉर्चर से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली ये जो आप जिस थेरेपी का जिक्र कह रही हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, ये उस ज़माने में ज़्यादा पॉपुलर थी या ज़्यादा इस्तेमाल में थी जब दवाइयाँ नहीं थी। पिछले तकरीबन जो कह लें कि 15-20 सालों में, यानी कि 21वीं सदी में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा एंटी सीजर मेडिसिन जो हैं वो नई रिसर्च प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। और जो अगर हम गुज़श्ता सदी की बात करें, उसकी भी आखिरी 1-2 दहाइयों में तकरीबन 1 दर्जन के करीब दवाइयाँ मार्केट में आ गई थी। और जो स्टार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी था उसमें फर्स्ट एवर जो है एंटी सीजर्स मेडिसिन आई थी। तो ये मिला के तकरीबन हम कह सकते हैं कि मोर देन 2 डजन एंटी सीजर्स मेडिसिन इस वक्त मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल है, विच हैज़ अल्टीमेटली वेरी गुड कंट्रोल ऑफ सीजर। यानी कि आप यूँ कह लें रफली 80% मरीज़ों के बच्चों के झटके इन दवाइयों के इस्तेमाल से 2 से 5 साल तक ठीक हो जाते हैं। जो रिमेनिंग 20% के करीब हैं वो डॉक्टरों के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए ज़रा चैलेंजिंग केसेस होते हैं। उसमें हम जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उसको हम ऑप्ट करते हैं, और उसमें भी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया कीटोजेनिक डाइट का, कुछ बच्चों में एपिलेप्सी सर्जरी होती है, और कुछ में एक जो रिसेंट मोडेलिटी है उसको हम कहते हैं वेगल नर्व स्टिमुलेशन, ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब
स्पेशल बच्चे ऑटिस्टिक बच्चों में या जिन बच्चों को सीपी होता है, कुछ न्यूरो डाइवर्जेंट और कुछ ऑब्वियसली डिफरेंटली एबल्ड, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, बट मैं उसको क्लम्प इनमें ज़्यादा मिर्गी का क्यों प्रॉब्लम होता है? जब मेरे जानने में काफ़ी बच्चे हैं ऑटिस्टिक, और ये भी आपको पता है बड़ा कॉमन हो गया, अगर मेरी कुछ 6 लोग हैं जानने वाले तो उनमें से 4 बच्चों को एपिलेप्सी है और वो एपिलेप्सी की दवाई साथ में लेते हैं। उसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, 2 लड़के हैं और 4 हाँ 2 लड़के और 4 मतलब यंग लोग मेरे जानने में बच्चों में जो अभी 18 से कम है, उनमें से 4 को मिर्गी है, 2 को नहीं है। ये क्या है? असल में अगर देखा जाए तो चाहे ऑटिज़म हो या आपने जो न्यूरो डाइवर्जेंट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स का जिक्र किया है या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं या सेरेब्रल पॉलिसी है, तो अगर देखा जाए तो इन सब के पीछे भी जो मैंने शुरू में बात की थी बेस था, वो ब्रेन था। तो अगर फाउंडेशन में ख़राबी हो जाती है, बेस ऑफ द ब्रेन है, उसकी नेटवर्किंग में ख़राबी हो जाती है, तो उसमें वेदर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वेदर वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं और मे बी सीजर्स हैं, तो ये सारों की चूँकि फाउंडेशन में ख़राबी हुई, न्यूरोनल जो हम उसको टेक्निकली मैं वर्ड्स यूज नहीं कर रहा, माइग्रेशनल डिसऑर्डर्स हैं या स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हैं। चलिए ये कह देते हैं भाई दिमाग में शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, exactly. दीवार अच्छा घर में अगर आपकी बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, आपको उसकी आवाज आ रही है, आप उसके प्लग को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन इंसान के दिमाग को कैसे बंद करें? कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए मुस्तनिद डॉक्टर, फिर डॉक्टर की बात को सुनना, जो वो इलाज कह रहे हैं उसको फॉलो करना और फिर उस इलाज को कंटिन्यू करना। व्यूअर्स, जिस तरह आप बात करते हैं ज़ियाबतीज़, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपने मेडिकेशन सारी ज़िंदगी लेनी है क्योंकि आपका जिस्म नहीं इंसुलिन बना रहा। उसी तरह दमे में अगर आपने अपना हर रोज़ रात को या दिन में सुबह और रात को इनहेलर लेना है तो वो लेना ही लेना है, वो आप एवं ही अपने शौक से छोड़ नहीं सकते। तो मिर्गी की भी दवाई विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर एंड परमिशन ऑफ डॉक्टर आप नहीं छोड़ सकते। और बच्चों के केस में देखिए व्यूअर्स, अपनी ज़ात के साथ 18-21 साल की उम्र के बाद हम जो मर्ज़ी करें हमारी मर्ज़ी है, लेकिन जब तक हमारे बच्चे हमारे अंडर हैं और हमारी केयर के अंडर हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉपर करें। यहाँ पे डॉक्टर साहब शो इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मिर्गी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। जब भी आप कोई अपने फैमिली में अपने इर्द गिर्द एक ऐसा बच्चा या इवन बड़ा देखें जिसको मिर्गी या मिर्गी की तरह का अगर कोई झटके की कैफियत देखें, तो फ़ौरन जो है उसकी इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है उसके साथ साथ मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। और ये यकीन रखिए कि 2 से 5 साल तक बाकायदगी से इलाज करने से 80% बच्चे दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। और बाकी जैसे मैंने शुरू में भी बताया, 20% बच्चों में जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें सर्जरी, कीटोजेनिक डाइट और कुछ इंटरवेंशंस हैं, उनके ज़रिए उनमें बच्चों की जो ना सिर्फ मिर्गी को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को बहुत बेहतर और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। तो इस नोट के साथ मैं आज की गुफ्तगू को एंड करूँगा कि मिर्गी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स देखें, आपको पता है कभी भी इस प्रोग्राम पे मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये ना करो और वो ना करो, जादू भी बरहक है, नज़र भी लगती है, ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन देखिए कोई भी काम अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं होता। डॉक्टर्स भी तो अल्लाह की इजाज़त से ही बने और डॉक्टरी तो कितने अरसे चल रही है, और अब अगर कुरान मजीद को भी पढ़े तो उसमें भी कितनी ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। सो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने कुन कहना है और अल्लाह ताला ने ही हमें शिफा देनी है, लेकिन अल्लाह ताला खुद तो नीचे आके शिफा नहीं देंगे ना फिज़िकली। डॉक्टर्स की हेल्प और सपोर्ट और पूरी कोशिश, उसी तरह जिस तरह रोज़ी रोटी हम सबको अल्लाह ताला ने उतनी देनी है जो हमारे हिस्से की लगी है, लेकिन शर्त मेहनत है। तो इलाज भी इस बीमारी की शर्त है, और ऑफ कोर्स दुआ तो अपनी जगह है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। यहाँ पे 3 इतने प्यारे प्यारे और टैलेंटेड यंग लोग हैं, लेकिन
उधर एक टैलेंटेड जरा सी उनसे उम्र में बड़ी लड़की भी किचन में है। जी लड़की जी हमारी कितनी खुश हुई है ना लड़की अपने आप को बुला के जरा चेक पेपर करो। स्टेक हमारी और सौते वेजिटेबल और साथ फ्राइज और हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। आप भी मुझे वापस लड़की कह दे। आप भी मेरे से प्यारी लड़की हैं आप। आए बस सदके जो कहते हैं आप भी लड़के तो बताया भी खुश हो जाता है। और बाय द वे सिर्फ वो लोग अपने आप को लड़की लड़की बुलाते हैं जो अब लड़की रहते नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं। कभी ये वाला एज ग्रुप नहीं कहेगा आंटी आप तो बिल्कुल लड़की लगती है जी। अच्छा चले जी। और बाय द वे आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। आपको पता है कि आज हम लोग हमने जो मेन टॉपिक रखा था वो बाइसिकल डे रखा था। और बाइसिकल डे की अगर हम बात करें तो उसकी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन हमने इसको एक बहाना बना लिया सेहत की बात करने का। तो लेट्स, और हमारी डिश भी वी मेड चिकन स्टेक्स एंड स्टीम्ड एंड सॉटेड वेजिटेबल्स एज अ मील। अच्छा, तो हमारे साथ आज कौन है? आज के दिन की मुनासबत से वर्ल्ड बाइसिकल डे को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने 3 ऐसे लोग बुलाए हैं जिनका अगर हम ये कहें कि करंटली प्रोफेशन यही है तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ हैं वेरी टैलेंटेड राजा जोशुआ या जोशुआ राजा। मैंने कहा राजा जोशुआ ज़्यादा कूल लगता है, तो हमारे साथ राजा साहब हैं जो 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन इंटर कॉलेज एंड पंजाब बोर्ड साइकिलिंग कॉम्पिटिशन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? शुक्र अल्लाह। इनके साथ बैठे हैं बड़े सीरियस लेकिन बड़े ही प्यारे। इनकी तो एनर्जी और वाइब बिल्कुल मेरे बेटे हमजा वाली है। अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं। अब्दुल रहमान 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड इंटर कॉलेज एंड पंजाब बोर्ड साइकिलिंग कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा ले चुके हैं, राइट जी। कैसे हो अब्दुल रहमान? ठीक। इनके साथ बैठी हैं प्यारी सी, वो तो पूरी की पूरी इस वक्त साइकिलिस्ट बन के आई हुई है कि कोई मुझे साइकिल पकड़ाए तो मैं निकल जाऊं। हमारे साथ पोजीशन होल्डर इन पंजाब साइकिलिंग रेसेस, गोल्ड मेडलिस्ट इन इंटर कॉलेज, खतीजा तैमूर। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। खतीजा, आप लोगों के लाइफ के बारे में बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आप तीनों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या फिटनेस, एक्सरसाइज, इवन चहलकदमी, वॉक करना, क्या ये ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरत नहीं है? जी जी बिल्कुल। हाँ, जैसे आजकल के इस दौर में अफरा तफरी के हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें तो इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, हमारी एनर्जी जो है अच्छी जगह यूज़ होती है और इससे हम मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। एंड व्यूअर्स, ऑनेस्टली स्पेशली ख़वातीन के लिए, लोग कहते हैं मर्दों के लिए वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है, बॉडी शॉडी बनती है। ख़वातीन के इतने हार्मोनल इश्यूज होते हैं जब एक टाइम आता है जब लड़कियां जो हैं वो फ्रॉम बच्ची टू वुमन बनती है, फिर एक पॉइंट आता है जब ख़वातीन बच्चों की तरफ जाती हैं, शादी होती है, बच्चे, तो हमारी बॉडी बहुत से अप एंड डाउन हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्टिव रहना, राइट के रॉन्ग बेटा, हमारे सिस्टम्स को बैलेंस में ले आती है। जी ऐसी है। सो ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि एक्सरसाइज इज़ अ बॉयज़ थिंग। जी अब्दुल रहमान, आपकी राय क्या है? ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। एंजाइटी वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिज़िकली भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपको इससे क्या फ़ायदा होता है एज अ ह्यूमन बीइंग? हर बंदे के अपने मसले होते हैं ना। मुझे Health एंजाइटी issues होती नहीं है, मैं होते। एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी एंजाइटी सेटल हो जाती है। मैं अपना एग्जांपल मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है और हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते ज़्यादा। हेल्थ इश्यूज नहीं होते। वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? मैम अगर देखा जाए आज के इस दौर में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारी यूथ है ना सिर्फ वो स्पोर्ट्स से दूर हो चुकी है, बल्कि जो हमारे से सीनियर्स थे जिनको देख के हमने इंस्पायर होना था वो भी स्पोर्ट्स से दूर जा चुके हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर चलते बस मोबाइल्स के अंदर ही रह गए हैं। क्योंकि बेटा स्पोर्ट्स अब एक प्रोफेशन बन गया बिल्कुल। है, जो बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो इसको आगे लेके चल सकते हैं, इस पे रोजी रोटी कमा सकते हैं। जब आप साइकिल से खुद फिजिकली उतर जाते हैं तो आप कोचिंग की तरफ जा सकते हैं, आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं, हेल्थ साइंसेज में जा, अब ये प्रॉपर प्रोफेशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जुगन के बच्चे जो स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली नहीं भी आना चाहते तो उनको मैं ना लेके जाऊं, उनको मैं बस घरों में बंद रखूं और किताबों में ही घुसा दूं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सिर्फ अगर सोचें कि हम एज अ प्रोफेशनल इसको लेके चलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एज अ प्रोफेशन ही लेके चलें, अपनी फ़िटनेस को भी देखना चाहिए। चलो मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे ही।
आपके जो फ्रेंड्स साइकिलिंग वगैरह नहीं करते, वो कितनी को वर्कआउट और एक्सरसाइज, मतलब वो घर से कितना को निकलते हैं दिन में, और आपका एक दिन में कितना टाइम बाहर गुजरता है? बाहर, मैं बाहर की बात कर रही हूँ, आउटडोर में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सुबह 4 बजे होनी होती है और 5:30 बजे हम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर लेते हैं। ट्रेनिंग करके आना, कॉलेज जाना, उसके बाद वापस आना, बीच बीच में पापा के पास ऑफिस भी जाता हूँ। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने साथ जो मेरे फेलोज़ हैं उनको देखूँ, तो वो सुबह जिस टाइम हम उठते हैं, खैर से उस टाइम वो सो रहे होते हैं, और जिस टाइम हम लोग कॉलेज जाते हैं वो उस टाइम उठते हैं, फिर कॉलेज में जाके हेड डाउन करके लेटे रहना और मतलब अपना टाइम इस तरह से वेस्ट करना। और अगर हम देखें कि वो फिज़िकली बाहर निकलें तो अपने ज़ाती किसी ज़रूरी काम से नहीं निकलेंगे, जस्ट फॉर फन और इस तरह की चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं। वही वाली बात आ गई ना व्यूअर्स, जो यंग लोग अपने किसी भी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनका घंटे से लेके, और अगर वो प्रॉपर मतलब प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में है तो 3 घंटे 4 घंटे भी, कुछ लोग तो 8-8 घंटे, डिपेंड करता है कौन से स्पोर्ट से आप वाबस्ता है, क्योंकि बॉडी को आपने ब्रीथ भी करने का टाइम देना है, रिकवर करने का भी देना है। बट जो भी इंसान किसी भी स्पोर्ट से वाबस्ता होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी कर रहा होगा। और हम तो कहते हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, घरों के अंदर एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हुए हो, बाहर निकलो, खुली फिजा में निकलो, ऑक्सीजन, बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब आप लोगों के रिस्पेक्टिव लाइव्स की तरफ आते हैं। खतीजा बेटा बताओ कि आपका साइकिलिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ, और फिर इसको इतना सीरियसली किस तरह आपने लेना शुरू किया, मुझे ज़रा इसके बारे में बताओ। ये आप तीनों से मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी एंट्री कैसे हुई साइकिलिंग में। सारे ही बच्चे साइकिल चलानी बचपन में सीख लेते हैं, हर कोई इस तरफ तो नहीं आता। स्टार्टिंग में एज अ फ़न जैसे स्टार्ट करते हैं, साइकिलिंग चलाना पहले सीखा, उसके बाद स्कूल में गई वहाँ पे। उसके बाद जब मैं बेसिकली कॉलेज लाइफ में एंटर हुई, तब मैंने देखा कि कॉलेज की एक पूरी टीम है साइकिलिंग की, जो मतलब डेली साइकिलिंग की ट्रेनिंग पे जाते हैं, प्रॉपर कोच हैं। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ उस तरफ, मैंने ट्रेनिंग पे जाना आप लोग शुरू अच्छे किया। वक्तों में पैदा हुए हैं। जब मैं छोटी थी तो सिर्फ मर्द हजरात साइकिल पे निकलते थे और काम के तहत, कोई भी साइकिलिंग जो है, अगर साइकिलिंग होती थी तो वो ज़रा लाडीडा लोग जिमों में जाके करते थे स्टेशनरी साइकिल पे। ये तो अब अच्छे वक्त हैं कि बड़े छोटे सारे निकल आते, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आपने उस ग्रुप का अपने आप को हिस्सा, टीम का हिस्सा बनाया? टीम का हिस्सा बनाया, फिर मैं उनके साथ जाने लगी ट्रेनिंग पे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो शौक में बदल गया। मैं उसको लेकिन बेटा इजाज़त कैसे मिली? बच्चियों को अक्सर जो है आजकल, अल्लाह का शुक्र है कि लड़कियां बाइक्स भी चला रही हैं, गाड़ियाँ तो चला रही, बाइक्स भी चला रही हैं, स्कूटीज़ भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। साइकिलिंग, उसकी परमिशन कैसे मिली? मेरे जो मतलब फैमिली मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में। तो वो कहते हैं निकलो बाहर, अपने फिज़िकली तौर पे वो खुद भी बैडमिंटन खेलते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया, स्पोर्ट्स बेस पे लिया, तो वो बहुत खुश हुए थे। माशाल्लाह, ओके ओके ओके। तो इस मतलब मेरे अब देखिए ना, स्पोर्ट्स बेस पे व्यूअर्स दाखिला भी हो जाता है बच्चों का। तो आप लोग जो ये कहते, और बड़े लोग होते हैं जिनका मेरिट पे वो पहुंच जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि और 150 बंदा और उसी मेरिट पे खड़ा होता है, तो फिर जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये होती है कि अच्छा इसका स्पोर्ट्स की भी एडिशन है, ये वाला बच्चा जो है ये बड़े मतलब स्विमिंग में इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स की बड़ी वैल्यू है व्यूअर्स, स्पोर्ट्स आपको स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, स्कूल कॉलेज के ज़माने में ही आपको जॉब मिल जाती है, वापटा से, रेलवे से, इससे तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है अगर आप सेंसिबल अंदाज में चलो। What about you? आपकी कहानी क्या है? मुझे शुरू से स्पोर्ट्स का शौक था, मैं एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ। कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे छोटे? मैं स्विमिंग करता हूँ, साइकिलिंग, स्केटिंग, अच्छा, रनिंग। अभी भी सब करते हो? अभी भी सब करता हूँ। तो पहले स्कूल से स्टार्ट हुआ सब कुछ। जब पता चला टीम है हमारी एक, तो मैंने सबसे पहले वहाँ एंट्री करवाई, ट्रायल्स वगैरह दिए, फिर इंटर स्कूल जीता, उसके बाद इंटर कॉलेज के बाद अब कॉलेज चल रहा है मेरा। और इसको कंटिन्यू करना है? हाँ, और स्कॉलरशिप पे है सारा। स्कॉलरशिप पे? जी। मेरा बेटा स्माइल करके तो बताओ माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना लायक है, माशाल्लाह। देखिए व्यूअर्स, यही तो बात है, ये जो एक सोच है ना कि खेल वाले बच्चे लायक नहीं होते, अगर उसके 0 नंबर आए होते तो उसको तो किसी ने नहीं दाखिल करना था अपने कॉलेज में। सो माय पॉइंट इज, स्कॉलरशिप किस बेस पे मिलती है कि आप पढ़ाई, और देखिए जिस तरह कहा जाता है दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है, वहाँ पे आपने पढ़ाई लिखाई के मामलात भी लेके चलने हैं, लेकिन अपने बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। जी। मैम, मेरा बड़ा भाई था, वो साइकिलिंग करता था। अच्छा। लेकिन वो करता था, उसने बस अपने कॉलेज लाइफ तक साइकिलिंग की जस्ट फॉर द स्कॉलरशिप। जब उसकी कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई तो उसने छोड़ दी, लेकिन जब वो ट्रेनिंग पे जाता था तो मैं अक्सर इसके साथ जाता था, और वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग देखनी लड़कों की, सब मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन अफसोस के साथ उनको ना उस तरह का रिस्पांस नहीं था दिया जा रहा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉजिटिवली भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो नेगेटिव पहलू है वो भी साथ साथ ही है। तो जब मैंने ये सब देखा तो आई डिसाइडेड दैट आई शुड ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस साइकिलिंग। लेकिन अब आप अच्छे टाइम पे एंटर बिल्कुल। हुए, क्योंकि अब आप देखें कि स्पेशली पंजाब, और आप हो भी पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल। साहिबा कितने एफर्ट्स कर रही बिल्कुल है ऐसे ही। स्पोर्ट्स के ऊपर ही सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही। मैं जब साइकिलिंग में आया हूँ तो मेरा मेन गोल यही था कि हम पाकिस्तान को मज़ीद आगे अपेयर कर सकें। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ, हमारे उस्ताद हैं कैसर भट्टी साहब, वो इंटरनेशनल कोच हैं, जी, तो वो हमारे पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी ही मेहनत की वजह से हम लोगों ने ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तो बस अभी भी लगे हमें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद आगे जब जाएँ तो पाकिस्तान को मज़ीद अच्छी तरह से अपेयर कर सकें। ओके। सबसे यादगार कंपटीशन या सबसे यादगार सिचुएशन जिसमें आपने compete किया और क्यों? पहले ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपने गोल्ड मेडल लिया हो सकता है कि वो कोई ऐसा हो जिसमें कुछ भी ना मिला हो, मगर वो यादगार भी है और वो आपके लिए एक, वो जो कहता है ना, जो लाइफ चेंजिंग वाली एक होती है, आपको पता है सबको मैं क्या कह रही हूँ, वो एक होती है कोई ऐसी कंपटीशन या कोई ऐसी रेस या कोई ऐसी जो भी, तो उसमें से आप तीनों से मैं ये जानना चाहती हूँ मोस्ट मेमोरेबल एंड वाई। स्टार्टिंग में दियो खतीजा। ये जो रिसेंटली अभी मरियम नवाज़ की सीएम मरियम नवाज़ ने ना रेस करवाई थी साइकिलिंग की, तो उसमें था, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से, वापडा, आर्मी, तो मुझे लग रहा था बहुत टफ कंपटीशन होगा। टॉप 20 प्लेयर्स जो थे उनको प्राइज़ मिलना था, कैश प्राइज़ था, तो उसमें मैंने कहा कि मैंने कुछ ना अचीव करना ही है। तो फिर उसमें मैंने अपनी क्या कहते हैं, जब रेस स्टार्ट हुई मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, फिर मैं कंटिन्यूसली करती रही और मैं 7th पोजीशन पे आई उस ओवरऑल। माशाल्लाह, तो जी, कैश सारे- प्राइज मिला, जी जी। हमें नहीं ट्रीट मिली। अच्छा चलो, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। लेकिन ट्रीट नहीं दिया आपने अपनी आंटी को, खाला को, फूफो को, चाची को? अच्छा जी, मेरा बेटा। मेरा जो फर्स्ट कंपटीशन था इंटर स्कूल का, उसी से मैंने, वो सबसे अच्छा रहा मेरा, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मुझे लगता था कि मैं नहीं कम्पीट कर पाऊँगा बाकी के मुकाबले में, लेकिन जब रेस स्टार्ट हुई तो कुछ देर बाद ही पता लग गया था कि मैं जीतूँगा, और फिर यू वन। और फिर मैं जीत गया। उस दिन के बाद मुझे कभी डर नहीं लगा हारने से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सो दैट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल। देखा ना, कुछ लोगों के लिए उनका पहला होता है, कुछ लोगों के लिए मोस्ट रीसेंट होता है, और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा होता है जो कभी कभी कंपटीशन भी नहीं था, आप बस एक चीज़ कर रहे थे और वहाँ पे एक कोई सबक आमोज मोमेंट हुई एंड लाइफ चेंजिंग हो गई। सो आपका ऐसा कौन सा? मेरे दो मेमोरेबल पार्ट हैं साइकिलिंग के। एक मेरी रेस हुई, ट्रैक रेस थी वो, उसमें टाइम ट्रायल था और स्प्रिंट थी, टीम स्प्रिंट। तो मेरी तबीयत ख़राब होगी साइकिलिंग रेस के बीच में। पहला जब हमने ट्रैक रेस की तब तक मैं नॉर्मल था, उसके बाद जब मैं वो लगा के हम बैठे हैं, दूसरा राउंड शुरू हुआ स्प्रिंट वाला, तो मुझे अभी भी नहीं याद उस टाइम मैंने कैसे रेस खेली और क्या हुआ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग हुई जाए, रेस लगा के जब मैं वापस आ गया, तो वो मुझे आज तक याद रहता है कि वो बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। और लेकिन जोशुआ, एक बात याद रखो, ये मोमेंट्स जो होते हैं ना, हमें सिखाते हैं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। जब हम इन मोमेंट से निकल जाते हैं ना सुरखरू होके, या एटलीस्ट ना भी जीते, बुक आपने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल, वहाँ पे आपकी एक आदत पक्की हो जाती है कि अब आर या पार। मैं इसके बावजूद उन दोनों में गोल्ड मेडल्स जीते थे। माशाल्लाह, खराब। वेल डन बेटा। और दूसरा मेरा सबसे मेमोरेबल था, मैं जब साइकिलिंग स्टार्ट की थी तो हम अपने सर के साथ और हमारे साथ तकरीबन 7-8 और साइकिलिस्ट थे, वो एक रैली थी, हम यहाँ से चिन्योट गए थे और फिर वापस आए थे। वो तकरीबन 200 किलोमीटर का था सफ़र, सुबह गए और शाम को वापस, तो वो मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था वो। खैर, आई वॉन्ट टू विश यू गाइज द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाने के लिए आप लोग आए, दिन तो आप लोगों का ही है, हमने सोचा कि ऑन एयर मना लेते हैं। सो अपने व्यूअर्स से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि राजा जोशुआ, अब्दुल रहमान एंड खतीजा तैमूर को नाम लेके आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। व्यूअर्स, अल्लाह पाक इन बच्चों को सुरखरू करे, इनको कामयाबियों से नवाजे और इनको हेल्दी लंबी कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। आमीन आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो। और इनके पेरेंट्स का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग, वो जो कहते हैं ना व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात ये होती है एक माँ या एक बाप के लिए, एज एन इंडिविजुअल हम कुछ भी अचीव कर लें, जब हमारे बच्चे हमें सुपरसीड करते हैं या अपनी जगह दुनिया में खुद बनाते हैं, उससे बड़ा ऑनर एक पेरेंट के लिए कुछ नहीं होता।
हमारी दुआ और ख्वाब भी यही होता है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, कुछ अपनी ज़िंदगी का कर लें। तो ऐसे बच्चे तो लिविंग एग्जांपल होते हैं कि उनके माँ बाप कामयाब हो गए माशाल्लाह। तो उनको भी बहुत मुबारक हो। हमें दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।